नमस्कार। आज हम एक ऐसी फिल्म की परतों को खोलने जा रहे हैं जो सिनेमा घरों में तो काफी चर्चा में रही और अब सीधे हमारे घरों तक पहुंच रही है। महाअवतार नरसिम्हा। हमारे पास इसके ओटीटी रिलीज से जुड़ी पूरी जानकारी है और साथ ही एक कह सकते हैं कि गहरा विश्लेषण है जो इसके अलग-अलग पहलुओं को देखता है। हाँ बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये फिल्म क्यों खास है, क्यों इस पर बात हो रही है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा मकसद यही समझना है कि क्या ये फिल्म वाकई देखने लायक है, खासकर अब जब ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है। इसमें क्या है ऐसा और कहाँ ये शायद थोड़ी उम्मीदों से कम रह जाती है। हमारे पास जो जानकारी है वो फिल्म की रिलीज डिटेल से लेकर इसकी कहानी की गहराई, विजुअल स्टाइल और यहाँ तक कि इसकी फ्यूचर प्लान्स तक सब कुछ कवर करती है। और हाँ, कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान देना भी जरूरी है। बिल्कुल, और ये विश्लेषण सिर्फ एक फिल्म रिव्यू जैसा नहीं है। ये हमें ये समझने में मदद करेगा कि ये फिल्म भारतीय एनिमेशन के सफर में कहाँ खड़ी है, पौराणिक कथाओं को आज के जमाने में कैसे दिखाया जा रहा है और शायद सांस्कृतिक रूप से भी इसका क्या महत्व है। चलिए, तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात, ये फिल्म कहाँ और कब देखने को मिलेगी। जानकारी के हिसाब से ये नेटफ्लिक्स इंडिया पर आ रही है। अच्छा, नेटफ्लिक्स पर? हाँ, और तारीख और समय भी पक्का है, 19 सितंबर 2025, यानी आज ही दोपहर 12:30 बजे IST से। और दिलचस्प बात यह है कि कई भाषाओं में आ रही है, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। पहुंच तो काफी वाइड लग रही है। निश्चित रूप से कई भाषाओं में एक साथ रिलीज करना यह आजकल काफी सोचा समझा कदम होता है, खासकर बड़ी भारतीय फिल्मों के लिए। ये दिखाता है कि मेकर्स सिर्फ एक रीजन तक नहीं रहना चाहते। वो जानते हैं कि नरसिम्हा की कहानी का सम्मान वो पूरे भारत में है, तो वो नॉर्थ से साउथ तक हर ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं। ये पैन इंडिया अपील बनाने की कोशिश है साफ तौर पर। और लगता है ये कोशिश कामयाब भी हुई है। थिएटर रिलीज के जो आंकड़े हैं वो तो यही बताते हैं। जानकारी में साफ लिखा है कि ये भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्मों में से एक बन गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि भारतीय एनिमेशन इंडस्ट्री अभी वो हॉलीवुड या जापानीज लेवल पर तो नहीं पहुंची है ना। तो इस लिहाज से ये सफलता तो वाकई में काबिले तारीफ है। हाँ, ये आंकड़ा महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं दिखाता, ये भी इशारा करता है कि दर्शक भारतीय कहानियों को भारतीय स्टाइल में एनिमेशन में देखने के लिए तैयार हैं, बल्कि उत्सुक भी हैं। ये आने वाले एनिमेटर्स मेकर्स के लिए काफी हौसला बढ़ाने वाली बात है। बिल्कुल। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। इसमें ऐसा क्या है जो इसे खास बनाता है? विश्लेषण कुछ खास ताकतों पर रोशनी डालता है। सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी चीज है इसकी पौराणिक गहराई और इमोशनल पकड़। कहानी तो हम में से ज्यादातर लोग जानते ही हैं। भक्त प्रहलाद की वो श्रद्धा, उसके पिता हिरण्यकशिपु का अत्याचार और फिर भगवान विष्णु का वो उग्र नरसिम्हा अवतार लेकर धर्म की स्थापना करना। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि फिल्म अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। विष्णु पुराण, नरसिम्हा पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण जैसे ग्रंथों से इंस्पायर्ड है। कोई हल्की फुल्की रीटेलिंग नहीं है ये। और यहीं पर एक दिलचस्प बात है। कहानी पुरानी है, सब जानते हैं, लेकिन इसे जिस तरह से पेश किया गया है वो दर्शकों पर गहरा असर डाल रही है इमोशनली। पौराणिक कथाओं का जो सार होता है, अच्छाई बुराई की लड़ाई, भक्ति की ताकत, अहंकार का नाश, ये विषय तो हमेशा रेलेवेंट रहते हैं, पर इन्हें आज के दर्शकों के लिए, खासकर यंग जनरेशन के लिए महसूस करने लायक बनाना वो एक कला है। और जानकारी के हिसाब से फिल्म ये बैलेंस बनाने में काफी हद तक सफल रही है। ये सिर्फ कहानी बताना नहीं, बल्कि भावनाओं को दिखाना है। अट्रैक्शन, विजुअल्स और एनिमेशन, इसकी काफी तारीफ हुई है ऐसा बताया गया है। हाँ, मैंने भी सुना है। खास तौर पर जो क्लाइमैक्स सीक्वेंस है उसका जिक्र बार बार आता है, जहां भगवान नरसिम्हा अपने वो आधे शेर आधे इंसान वाले विकराल रूप में आते हैं। हिरण्यकशिपु के साथ उनकी लड़ाई, वो खंबे का फटना, दिव्य अस्त्र, इन सीन्स को बहुत ग्रैंड और पावरफुल बताया गया है। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ देखने में अच्छे नहीं है, बल्कि कहानी के उस पीक पॉइंट के इमोशनल वेट को भी दिखाते हैं। वो रौद्र रस, वो भक्ति का चरम, वो न्याय का मोमेंट, एनिमेशन उसे जैसे जिंदा कर देता है। एनिमेशन की क्वालिटी, खासकर ऐसे मुश्किल और एक्शन वाले सीन्स में, वो वाकई भारतीय एनिमेशन के लिए एक माइलस्टोन हो सकती है। बात सिर्फ टेक्निकल स्किल की नहीं है, आर्टिस्टिक विजन की भी है। नरसिम्हा का क्रोध, प्रहलाद की पीड़ा, हिरण्यकशिपु का वो घमंड, इन भावों को विजुअली दिखाना चैलेंजिंग होता है।
अगर फिल्म ये कर पाई है तो ये दिखाता है कि इंडियन स्टूडियोज अब सिर्फ टेक्निकली बेहतर नहीं हो रहे, बल्कि कहानी कहने के लिए उस टेक्निक का इमोशनल इस्तेमाल भी सीख रहे हैं। ये भविष्य के लिए उम्मीद जगाता है। और उम्मीदों की बात करें तो एक और पहलू है जो इस फिल्म को थोड़ा अलग खड़ा करता है, इसकी महत्वाकांक्षा। विश्लेषण में इसे सिर्फ एक फिल्म की तरह नहीं देखा गया है। अच्छा, कैसे? बताया गया है कि ये महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स नाम की एक बड़ी सीरीज की पहली किश्त है। इसका मतलब है कि मेकर्स आगे चलकर भगवान विष्णु के जो बाकी 10 अवतार हैं उन पर भी फिल्में बनाने का सोच रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा प्लान है। हाँ, ये तो सिर्फ एक फिल्म बनाने से कहीं आगे की सोच है, एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का आइडिया जिसे मार्वल या डीसी ने इतना पॉपुलर किया है। वो असल में इंटरकनेक्टेड कहानियों का एक जाल बुनना होता है। इसे भारतीय पौराणिक कथाओं के इतने बड़े खजाने पर लागू करना, ये एक अभूतपूर्व कदम हो सकता है। इसमें बहुत पोटेंशियल है। अलग अलग अवतारों की कहानियां कहना, शायद उन्हें किसी तरह आपस में जोड़ना भी। ये भारतीय कहानी कहने की परंपरा को दुनिया के सामने एक नए मॉडर्न फॉर्मेट में रखने की कोशिश है। बहुत एम्बिशियस है और इसमें चुनौतियां भी होंगी, पर इरादा तो अच्छा है। तो ये थे कुछ मजबूत पॉइंट्स, कहानी की गहराई, शानदार विजुअल्स और एक बड़ा फ्यूचर विजन। लेकिन एक बैलेंस्ड व्यू के लिए विश्लेषण कुछ ऐसी बातों पर भी ध्यान दिलाता है जिन्हें कह सकते हैं कि संभावित कमजोरियां हैं या जिन पर दर्शकों को ध्यान देना चाहिए। वो क्या है? पहली बात तो जॉनर की है। ये फिल्म मेनली पौराणिक और भक्ति रस वाली है। जानकारी कहती है कि अगर किसी दर्शक को इन टॉपिक्स में बहुत ज्यादा रुचि नहीं है तो हो सकता है उन्हें फिल्म थोड़ी धीमी लगे या ड्रामा थोड़ा ज्यादा लगे। फिल्म अपने सोर्स मटेरियल के प्रति काफी लॉयल है, तो ये दर्शकों से उम्मीद करती है कि वो कहानी की अलौकिक बातों को मान लें, जिसे सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहते हैं। ये एक वाजिब पॉइंट है। हर आर्ट पीस अपनी ऑडियंस खुद चुनता है। जो लोग नेटफ्लिक्स पर कोई फास्ट पेस्ड एक्शन फिल्म या लाइट कॉमेडी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए शायद महाअवतार नरसिम्हा सही चॉइस ना हो। ये उन दर्शकों के लिए है जो एक एपिक एक्सपीरियंस चाहते हैं, जो कहानी की धीरे धीरे खुलने वाली इमोशनल लेयर्स में डूबने को तैयार हैं। एक्सपेक्टेशन सही होना बहुत ज़रूरी है, वरना निराशा हो सकती है। ये फिल्म एक खास तरह का मेंटल और इमोशनल इन्वेस्टमेंट मांगती है। दूसरी ध्यान देने वाली बात एनिमेशन से ही जुड़ी है, जिसकी हमने पहले तारीफ भी की थी। जहां एक तरफ क्लाइमैक्स और एक्शन सीन्स की बहुत प्रशंसा है, वहीं विश्लेषण कुछ क्रिटिकल आवाजों का भी जिक्र करता है। ओके। उनका मानना है कि शायद कुछ शांत मोमेंट्स में, जैसे डायलॉग वाले सीन या जहां किरदारों के चेहरे के एक्सप्रेशन दिखाने हो, वहां एनिमेशन उतना पॉलिश्ड या डिटेल्ड ना लगे जितना कि बड़े इंटरनेशनल स्टूडियो की फिल्मों में होता है। ऐसा लगता है कि ज्यादातर रिसोर्स और फोकस ग्रैंड सीन्स और एक्शन पर लगाया गया है, जो शायद नेचुरल भी है। हाँ, ये अक्सर होता है जब एनिमेशन इंडस्ट्री डेवलप हो रही होती है। सीमित बजट और समय में प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है। जाहिर है नरसिम्हा अवतार का क्लाइमैक्स सबसे इंपॉर्टेंट था, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया होगा। शांत इमोशनल पलों में बारीकियों की कमी महसूस हो सकती है, खासकर अगर दर्शक पिक्सार या डिज्नी के लेवल से तुलना कर रहे हों। पर जैसा कि विश्लेषण भी इशारा करता है, इंपॉर्टेंट ये है कि ओवरऑल इम्पैक्ट कैसा है। क्या मेन मैसेज और फीलिंग दर्शकों तक पहुंच रही है? अगर हाँ, तो छोटी मोटी तकनीकी कमियों को अनदेखा किया जा सकता है। ये एक सफ़र है और इंडियन एनिमेशन लगातार सीख और सुधर रहा है। और आखिरी पॉइंट जो शायद कुछ दर्शकों के लिए मैटर करे, वो है कहानी का पहले से पता होना। जैसा हमने शुरू में कहा, प्रहलाद, हिरण्यकशिपु और नरसिम्हा की कहानी तो भारत में घर घर में सुनी सुनाई जाती है। हाँ, ये तो है। तो जो लोग कहानी में किसी नए मोड़, किसी अनजाने खुलासे या किसी शॉकिंग ट्विस्ट की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें शायद निराशा हो। विश्लेषण साफ करता है कि फिल्म का नयापन कहानी के क्या में नहीं, बल्कि उसके कैसे में है। बिल्कुल। यानी उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी इंटरप्रिटेशन, उसके विजुअल्स और उसकी इमोशनल डेप्थ में। बिल्कुल, ये उन फिल्मों में से है जहां मंजिल से ज्यादा सफर जरूरी हो जाता है। दर्शक जानते हैं कि आखिर में क्या होगा, लेकिन वो ये देखने आते हैं कि उस अंत तक कैसे पहुंचा गया है, किरदारों को कैसे दिखाया गया है, प्रहलाद की भक्ति को कैसे महसूस कराया गया है, हिरण्यकशिपु के अत्याचार का स्केल क्या है, और सबसे बढ़कर नरसिम्हा के आने को कितनी दिव्यता और असर के साथ दिखाया गया है। आर्ट डायरेक्शन, वॉइस एक्टिंग, म्यूजिक और बेशक एनिमेशन, ये सब मिलकर उस जानी पहचानी कहानी को एक नया एक्सपीरियंस बनाते हैं। जो दर्शक इस नजरिए से फिल्म देखेंगे, उन्हें शायद ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो हमने फिल्म की ताकतें देखी, कुछ सोचने वाले बिंदु भी समझे। अब सवाल ये है कि इन सब का निचोड़ क्या है? क्या ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखने लायक है?
विश्लेषण का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या कहता है निष्कर्ष? निष्कर्ष काफी सीधा और साफ लगता है। अगर किसी की रुचि भारतीय महाकाव्यों, पौराणिक कथाओं या भक्ति और आध्यात्मिकता वाले विषयों में है तो ये फिल्म यकीनन उनके लिए है। या फिर अगर कोई ये देखने में इंटरेस्ट रखता है कि भारतीय एनिमेशन कहाँ पहुंचा है और आगे क्या कर सकता है, तो भी इसे देखना एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। तो मतलब टारगेट ऑडियंस के लिए तो रेकमेंडेड है। हाँ बिल्कुल, ये ग्रैंडनेस का वादा करती है, इमोशंस की गहराई छूने की कोशिश करती है, हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ती है और खासकर क्लाइमैक्स में शानदार विजुअल्स देती है। जिन लोगों ने इसे थिएटर्स में मिस कर दिया, उनके लिए नेटफ्लिक्स पर अपनी पसंदीदा रीजनल भाषा में इसे देखना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। घर के आराम में इस महागाथा का अनुभव लेना उसका अपना एक अलग मजा हो सकता है। आज निष्कर्ष यही है कि ये फिल्म अपने टारगेट ऑडियंस के लिए एक मजबूत पेशकश है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि कल्चरल एक्सप्रेशन भी है। ये दिखाती है कि भारत की प्राचीन कथाओं में आज भी इतनी ताकत है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आर्ट के जरिए नए दर्शकों को बांध सकती हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कहानी में मीनिंग और कनेक्शन ढूंढते हैं। तो ये था हमारा एक विस्तृत जायजा महाअवतार नरसिम्हा के OTT रिलीज पर। हमने इसकी उपलब्धता, इसकी खासियतों और उन बातों पर चर्चा की जिन पर दर्शकों को शायद गौर करना चाहिए। उम्मीद है कि ये बातचीत दर्शकों को ये तय करने में मदद करेगी कि ये फिल्म उनके समय और ध्यान के लायक है या नहीं, उनकी अपनी पसंद और उम्मीदों के हिसाब से। और जैसा कि हमारी परंपरा है, जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर आप आगे सोच सकते हैं। विश्लेषण में महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की उस बड़ी योजना का जिक्र हुआ था। हाँ, वो एम्बिशियस प्लान। तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है, अगर ये पहली फिल्म सफल होती है तो इस यूनिवर्स की अगली कड़ी किस अवतार पर बेस्ड होगी? क्या मेकर्स सीक्वेंस में चलेंगे, मत्स्य, कूर्म, वराह, या वो किसी ज्यादा ड्रामेटिक या एक्शन वाले अवतार जैसे परशुराम या कल्कि को पहले लाएंगे? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या ये सिनेमैटिक यूनिवर्स का वेस्टर्न मॉडल भारतीय पौराणिक कथाओं की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उनकी अलग अलग व्याख्याएं हैं, उनकी स्पिरिचुअल डेप्थ है, क्या उसके साथ न्याय कर पाएगा? ये एक बड़ा क्रिएटिव और कल्चरल